पौड़ी गढ़वाल सीट के लिए आज बीजेपी का चुनाव प्रचार शुरू होने जा रहा है। आज इस अभियान का आगाज करने जा रही है बीजेपी और प्रत्याशी अनिल बलूनी आज रोड शो करने वाले हैं। चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अनिल बलूनी शाम को 4 बजे कौड़िया चेक पोस्ट से 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद शाम को 6:30 बजे झंडा चौक बाजार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहने वाले हैं। और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। शाम को 6:30 बजे जनसभा होगी, 4 बजे के बाद रोड शो होगा। तो झंडा चौक बाजार में ये जनसभा रखी गई है। तो पौड़ी से आज अनिल बलूनी शंखनाद करेंगे, आगाज करने जा रहे हैं चुनाव प्रचार का। चलिए सीधा रुख करते हैं। अनुपम भारद्वाज हमारे साथ कोटद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अनुपम, आज से आगाज होने जा रहा है चुनाव प्रचार का। रैली होगी, रोड शो होगा, जनसभा होगी। कितने बजे का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और अनिल बलूनी के अलावा कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी के मौजूद रहेंगे? देखिए, लगभग 4 बजे अनिल बलूनी समेत जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट वो कोटद्वार पहुंचेंगे। साथ में जो वर्तमान जो सांसद है तीरथ सिंह रावत वो भी कोटद्वार में मौजूद रहेंगे। और इस समय मैं उसी झंडा चौक बाजार में हूं जहां से बिगुल बीजेपी फूकेगी और पहली चुनावी जनसभा अनिल बलूनी करेंगे। ये सामने जो आप तस्वीरें देख रही है वो मंच है जहां से पहली जनसभा, चुनावी जो जनसभा होगी अनिल बलूनी की सांसद प्रत्याशी के तौर पर, वो इस मंच से ही वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और इससे पहले लगभग 6 बजे वो यहाँ पे इस मंच में पहुंचेंगे। और इससे पहले जो कार्यक्रम अभी बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच में वो कौड़िया चेक पोस्ट पे पहुंचेंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये नजीबाबाद रोड है। ये नजीबाबाद रोड, ये जो सामने ये तस्वीरों में अगर आप देखें ये नजीबाबाद रोड है। यहाँ से वो चुनावी जो रैली होगी, जो रोड शो होगा, वो कौड़िया चेक पोस्ट से होते हुए इसी रास्ते से होते हुए झंडा चौक बाजार में पहुंचेगा। और यहाँ पर ये झंडा चौक की तस्वीरें हैं। यहाँ पे चुनावी जनसभा अनिल बलूनी करेंगे। महेंद्र भट्ट जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो रहेंगे। वर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत, जो लोकल विधायक है रितु खंडूरी, वो रहेंगे। और खास बात ये रहेगी कि पहले जब रोड शो होगा उससे पहले जो युवा है वो बाइक रैली निकालेंगे इनको स्वागत में। यानी कि जैसे ही वो कौड़िया चेक पोस्ट में पहुंचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। सांसद प्रत्याशी के तौर में पहली बार वो कोटद्वार पहुंच रहे हैं इस समय, तो उनका रोड शो के जरिए स्वागत भी होगा, बाइक रैली होगी। और बड़ी संख्या में जो महिलाओं, क्योंकि बीजेपी का टारगेट है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा इस रोड शो में शामिल हो, इस जनसभा में शामिल हो, तो उसको लेकर बीजेपी ने पूरी कोई भी कोर कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब से ये कार्यक्रम शेड्यूल तय हुआ है उसके बाद से लगातार जो बीजेपी है वो हर मंडल बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ताओं को उनको लाने की उम्मीद है। और जगह जगह से घर घर जाकर लोगों से उनसे लाया जा रहा है कि वो यहाँ पे पहुंचे, जनसभा में पहुंचे। और एक पूरा मैसेज गढ़वाल को इस कोटद्वार से जाने वाला है शाम को कि किस तरीके से बीजेपी की चुनावी आने वाले समय में और कितने बड़े स्तर पर चुनाव होगा। लेकिन जो कोटद्वार का जो मैसेज है वो पूरे गढ़वाल में जाएगा। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। जी अनुपम, कितने बजे तक यहाँ पर अनिल बलूनी के पहुंचने की संभावना है और कितना कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलने वाला है? किस तरह का माहौल जनता के बीच दिख रहा है अनिल बलूनी का? हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, 2 सीटें रह गई हैं, लेकिन बाकी सीटों पर तो ऐलान हो चुका है। देखिए, गढ़वाल अगर सेंसिटिव सीट की बात की जाए तो गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे घोषित किए गए हैं। फिलहाल उनकी अभी तक कोई जनसभा या कोई रोड शो या कोई भी ऐसा कार्यक्रम कोटद्वार में नहीं हुआ है। उन्होंने हालांकि अपने क्षेत्र में जो श्रीनगर और इलाके में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मेलजोल शुरू कर दिया है, लेकिन अभी फिलहाल कोटद्वार में किसी तरीके से कोई इम्पैक्ट अभी कांग्रेस का नहीं दिख रहा है। हाँ, जब प्रत्याशी कोटद्वार में आता है और किसी तरीके से जनसभा करेगा उसके बाद कांग्रेस का यहाँ पे शायद माहौल बने। लेकिन अभी फिलहाल आज से शुरुआती जो बिगुल फूंक दिया है वो बीजेपी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बीजेपी एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं की ज्वाइनिंग करा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यह सिलसिला वोटिंग से 1 दिन पहले तक चलेगा। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि पहला असर मेरे प्रतिद्वंदी पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि कई नेताओं से बात चल रही है। साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा जो भी आ रहा है बिना लालच के आ रहा है। गढ़वाल में एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं को तोड़ने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि रिजल्ट उनके पक्ष में रहेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हमारे साथ हैं। सर, एक विधायक को आप तोड़ के ले आए और उस विधायक को तोड़ने का अब जो चर्चा है कि और भी विधायक आपके टारगेट पे हैं, क्या वाकई सच है? नहीं, मैंने बहुत पहले अपील की थी। मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरी अपील का पहला प्रभाव
जो मेरे प्रतिद्वंदी रहे चुनाव में राजेंद्र भंडारी, उन पे ही पड़ा है और उनको हमने कल स्वागत किया। बीजेपी में आए हैं। ये संदेश है कि और भी जो कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जिनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गति में उनको अपना योगदान देना चाहिए, आइए, त्याग पत्र दीजिए और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत है। एक बार का डर नहीं है कि अभी तो आप जितना बीजेपी के अंदर कुंबा भर रहे हैं, आपके अंदर भी रिएक्शन आ रहा है बीजेपी के अंदर के नेताओं के भी कि इतना लेने पे हमारा क्या होगा। अब जो 27 का चुनाव आएगा, 41 सीटें पौड़ी गढ़वाल में है, तो आपको लगता है कि बाद में ऐसा ना हो कि यही लोग टूट के फिर कांग्रेस में वापस जाएं? देखिए, ऐसा नहीं है। और मैं कहता हूँ अगर कोई व्यक्ति हमसे टूट कर जाता है उसकी गलती नहीं, हमारी गलती अपना नहीं बना पाते। हम व्यक्ति को विचारों से जोड़ते हैं, विचारों से जोड़ने के बाद व्यक्ति के अंदर राष्ट्रभाव खड़ा हो, देश के विकास में उसके एक पक्ष हो, ये सब लोग जानते। टिकट एक ही को मिलता है और जब एक को मिलता है सब लोग उसके लिए काम करते हैं। ठीक है कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर टिकट मांगना, उसके लिए प्रयास करना, हर व्यक्ति को उसका अधिकार रहता है, लेकिन नेतृत्व जब निर्णय कर, निर्णय के पीछे सब लोग खड़े होते हैं। 1 महीने बाद तो चुनाव होना है, तो अब कितने दिन में आप ये सब पूरी तोड़ फोड़? मतदान से एक दिन पहले तक, पोलिंग से एक दिन पहले तक जितने आएंगे सबको लेंगे। पोलिंग से एक दिन पहले तक जितने लोग आएंगे उन सबको बीजेपी में लिया जाएगा। यानी कांग्रेस को पूरी तरीके से खासतौर पर गढ़वाल में साफ करने का एक मिशन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लिया है और उनका कहना है कि इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी बद्रीनाथ सीट से वहां के कांग्रेस विधायक को तोड़कर की है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। तो अब कांग्रेस को छोड़कर लगातार नेता बीजेपी में आ रहे हैं और विधायक, पूर्व विधायक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर एक तबका ऐसा है जो कांग्रेस से आने वाले नेताओं को लेकर नाराज दिख रहा है। रविवार को टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। वहीं शनिवार को 2 पूर्व विधायक मालचंद और विजयपाल सजवाण भी हाथ का साथ छोड़ बीजेपी में चले गए। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के चुनावी प्रतिद्वंदी रहे नेताओं की पार्टी में ज्वाइनिंग कहीं न कहीं न तो बीजेपी के मौजूदा विधायकों को रास आ रही है और न ही अंदर खाने कार्यकर्ता ही कंफर्टेबल है। बीजेपी विधायक भरत चौधरी से लेकर विधायक दुर्गेश्वर लाल तो कहते हैं कि पार्टी में नेता आ तो रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि पार्टी में अनुशासन चलता है और जो रीति नीति में फिट होगा वो ही रह पाएगा। अगर वो किसी महत्वाकांक्षा के चलते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको निराशा ही हासिल होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सेवा के भाव से आना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। बीजेपी के लोगों के लिए नहीं, जो काम कर रहा होगा, जमीन स्तर पे काम कर रहा होगा तो उसको डेफिनेटली जनता जानती है, सारी चीजें जानती हैं। अनिश्चित तरीके को आगे आप समझते हैं। वहीं बीजेपी में ही कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि दागी नेताओं की एंट्री और जांच के दायरे में आने वाले नेताओं से पार्टी को भी परहेज करना चाहिए। दरअसल लैंसडाउन में दिलीप रावत और अनुकृति गुसाई 2022 के चुनावी दंगल में आमने सामने थे और अब कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद चर्चा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी है। मैं समझता हूँ कि जो भी इससे सहमत होगा वो आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो पाक साफ होना चाहिए, उनके चरित्र पे जो है कोई दाग नहीं होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे व्यक्ति आते हैं उनका स्वागत है। भले ही खुली जबान से कोई नेता न बोल रहा हो, लेकिन इशारों ही इशारों में नई ज्वाइनिंग पर नेता कटाक्ष जरूर कर रहे हैं। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी में हो रही ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग से बीजेपी के ही कई नेता अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। दबेश्वर में पार्टी के कई विधायक नेता इसका विरोध कर रहे हैं। इसको देखते हुए पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पार्टी नेताओं के नाम बयान जारी करना पड़ा है। महेंद्र भट्ट ने अपने नेताओं से कहा है कि कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। पार्टी का लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना। बड़े लक्ष्यों के लिए छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कि बड़े उद्देश्य के लिए राजनीतिक क्षेत्र में किसी का कोई भाग्य बदल नहीं सकता है और जो हो तो वही जो राम रचि रखा, लेकिन बड़े उद्देश्य के लिए छोटे विषयों को त्याग देना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग जो पार्टी में आना चाहते हैं उन सबको पार्टी में सम्मिलित करना चाहिए।
राजेंद्र भंडारी रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ने पर राजेंद्र भंडारी ने कहा कि वो पीएम मोदी की सोच से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। भंडारी ने कहा कि पीएम मोदी को देश के विकास की चिंता है और इसी को लेकर वो काम करते हैं। वहीं भंडारी ने यह भी कहा कि वो पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। राष्ट्रदायित्व तो होता ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। पहले किसी और विचारधारा के रहते हैं, फिर किसी और विचारधारा में जाना पड़ता है। एडजस्ट करने में टाइम लगता है। आपका मन कुछ संशय में था कि जाऊं न जाऊं? तो मन तो बनाना पड़ता है ना। जब आदमी इतना बड़ा निर्णय लेगा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का, तो निर्णय लेने में तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है और बड़ी सोच करके ही आदमी निर्णय लेता है। तो मैंने बहुत कुछ सोच करके ही ये निर्णय लिया है और आज पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ। कितना टाइम बीता सर इस ओआफओ में कि मैं ज्वाइन करूं न करूं? काफी 10-15 दिनों से ये स्थिति चल रही थी कि जाऊं न जाऊं, क्या करूं, कैसा करूं। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से और प्रगति से और उनकी जो राष्ट्र के प्रति जो सोच है, उसी से प्रभावित होकर के मैंने अंतिम में निर्णय किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने के सिलसिले के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ने का ऑपरेशन चला रही है। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में उत्तराखंड के कई नेता गए हैं। हम पूरी ताकत से भंडारी की जाने के बाद जो घर बैठे हुए निष्क्रिय कार्यकर्ता थे, वो भी कल से घरों से बाहर निकले हैं, जो हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर और कांग्रेस का ये मुकाबला है। आने वाला समय बड़ा रोचक होगा और देखते हैं अभी और कितने ऐसे लोग हैं जो उस वॉशिंग मशीन में नहाने के लिए जाने वाले हैं। कांग्रेस अभी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। कल शाम को 4 बजे दिल्ली में कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। वहीं सीईसी मेंबर प्रीतम सिंह का कहना है कि कल मीटिंग के बाद दोनों सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्नीस तारीख को 4:30 बजे जो है सीसी की बैठक है और सीसी की उस बैठक में जो दोनों सीटें हैं, चाहे हरिद्वार की हैं चाहे नैनीताल की, दोनों पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने का काम करेगी। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला गांव में देर रात तक दो पक्षों में मामूली कहासुनी हुई। जमकर खूनी संघर्ष हुआ जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभी तक किसी भी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। 5 से 6 कम से कम 7 लोग घायल आए थे, जिसमें से हमने 3 या 4 लोगों को तो रेफर किया है। एक हमने यहीं पे सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती किया है, ठीक है, और बाकी यहीं से ऋषिकेश गए हैं 3 लोग। एक उसमें से मृतक है। उत्तरकाशी में ऊर्जा निगम ने कई विभागों को बिजली का बिल जमा नहीं करने पर नोटिस भेजा है और जल्द ही जल्द बकाया बिल जमा करने को कहा है। नगर पालिका परिषद बड़ाहाट ऊर्जा निगम का सबसे बड़ा डिफॉल्टर कनेक्शनधारी है, जिस पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है, जिसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग बड़े बकायेदार की सूची में शामिल है। विभाग ने डिफॉल्टर विभागों को नोटिस जारी कर बिल जमा करने को कहा है। इसके अलावा ऊर्जा निगम का सरकारी विभागों समेत आम उपभोक्ताओं पर करीब 14 करोड़ से ज्यादा का बकाया चल रहा है। पिछले 2 माह में विभाग ने बिल जमा न होने पर करीब 400 से ज्यादा घरेलू कनेक्शन काटे हैं, जबकि 100 से ज्यादा कॉमर्शियल कनेक्शन काटे गए हैं। बाड़ाहाट पर अभी हमारा 2.5 करोड़ रुपया बकाया है और 50 लाख रुपए फरवरी मंथ में इनके द्वारा जमा किया गया है। पूरी धनराशि जमा करने के लिए इनको बार बार पत्र भी भेजे गए हैं, नोटिस भेजे गए हैं, और अगर इनके द्वारा हमारी धनराशि जमा नहीं की जाती तो इनकी विद्युत संयोजन काट दी जाएगी। देहरादून में 150 से ज्यादा पुरानी सिटी बस और 300 से ज्यादा विक्रम ऑटो को हटाने की तैयारी चल रही है। कॉमर्शियल गाड़ियों में नई सीएनजी गाड़ी खरीदने और पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर सरकार 50% तक सब्सिडी का बड़ा फैसला ले चुकी है।
देहरादून में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए अब पुराने विक्रम और सिटी बस हटाई जाएगी। लेकिन इन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर ये है कि सरकार उन्हें नई कमर्शियल गाड़ी खरीदने पर नियम शर्तों के साथ 40 से 50% की सब्सिडी देगी। पॉलिसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून शहर में लागू किया जाएगा, जिसमें प्रदूषण को कम करने के लिए प्लान के तहत डीजल से चलने वाले पुराने विक्रम और सिटी बस हटाई जाएगी। अगर बस को वो स्क्रैप करा देते हैं रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटी में, तो उनको 50% उसकी कास्ट की सब्सिडी मिल सकती है, जो अधिकतम 15 लाख रुपए होगी। और अगर वो एनओसी लेके राज्य से बाहर चले जाते हैं अपनी बस को, तब उनको 40% सब्सिडी मिलेगी। सीलिंग वही है, 15 लाख रुपए से अधिक की नहीं मिलेगी। सीएमजी गाड़ी जो कि 25 से 32 सीटर हो, उसे खरीदने के लिए कुल लागत का 40% या 12 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि वाहन स्क्रैप का सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदने पर 50% या 15 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये कदम उठाया गया है और ये आदेश दिया गया है, ये स्वागत योग्य है। इससे हजारों लोगों की जो है रोजी रोटी का जो बचाव होगा और कहीं ना कहीं जो है इससे देहरादून के अंदर जितना भी पॉल्यूशन अगर होता है, जैसे जितनी भी डीजल गाड़ियों से, उससे कुछ हद तक जो जनता को राहत मिलेगी। एनजीटी भी ये मान चुका है कि 10 साल पुरानी डीजल से चलने वाली गाड़ियां बाहर होनी जरूरी है। इसके बावजूद आज भी शहर में खटारा गाड़ियां फर्राटा भरते हुए प्रदूषण फैला रही हैं। ऐसे में सरकार की नई पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों को शहर से बाहर करने के लिए नया तरीका निकाला गया है, जिसको लोग सही मान रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।